Hello, you all. This is Mahesh Kumar, and I welcome you back to your own YouTube channel, that is Zenepex Education. Okay, in this video, we are going to study about the poem The Darkling Thrush. This poem is composed by Thomas Hardy. Thomas Hardy, who is known for his novels, especially uh, those novels which end एज अ ट्रेजडी, है ना। उनके जितने भी फेमस जो नॉवेल्स हैं वो सब के सब लगभग ट्रेजडी हैं, जैसे कि मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, टेस्ट ऑफ द डी अर्बर विलेज। ओके, तो बहुत ही अच्छे राइटर हैं और इनकी जो पोएम्स रहती हैं उसमें हमेशा एक डार्क थीम दिखाते हैं, एक डार्क थीम रहती है, एक थोड़ा सैड सा मूड रहेगा। ओके, चाहे इनके नॉवेल्स हों चाहे इनकी पोएम्स हों, मोस्टली, अगर हमेशा नहीं तब भी कम से कम मोस्टली ऐसा रहता है कि एक बहुत ही सैड सा इन्वायरमेंट दिखाते हैं और एक डार्क नोट रहता है, स्पेशली दुख परेशानियां जैसी चीज़ें जो रहती हैं वो थीम्स रेकरेंट रहती हैं। ओके, तो वैसे ही ये पोएम है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नेगेटिविटी दिखाई देगी, आपको सैडनेस दिखाई देगी, ग्लूम दिखाई देगा। ओके, पूरा ग्लूमी सा माहौल दिखाई देगा। ओके, वैसे अगर हम ओवरऑल देखें तो बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही शानदार पोएम है, एज कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ थॉमस हार्डी। ओके, थॉमस हार्डी हु वाज अ वेरी exalted status writer, poet. Okay, this poem belongs to him and it is a fine justification with his image. Okay, बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही अच्छे तरीके से पोएट ने डिपिक्ट करने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं पोएम को। डार्कलिंग का मतलब रहता है जो अंधेरे में रहने वाला। ओके, थ्रश एक बर्ड है। ओके, डार्कलिंग मीन्स अंधेरे में रहने वाला या अंधेरे से बोलने वाला, एंड थ्रश मीन्स अ बर्ड। थ्रश इज अ ब्यूटीफुल बर्ड विच सिंग वेरी स्वीटली। उसी का यहाँ जिक्र भी आया, तो इसीलिए पोयम का नाम भी उसी के नाम पर रख दिया गया। ओके, वैसे इसका जो ओरिजिनल नेम था वो अलग था, एंड ऑफ द सेंचुरी करके कुछ था, और उसी नाम से पहली बार ये पब्लिश भी हुई थी, लेकिन बाद में ये जो थी डार्कलिंग थ्रश नाम से जानी गई पोयम। I leant upon a coppice gate when frost was spectre grey, and winter's dregs made desolate the weakening eye of day. The tangled vine stems scored the sky like strings of broken lyres, and all mankind that haunted nigh had sought their household fires. Okay, पोएट कह रहे हैं कि एक तरह से ऑटोबायोग्राफिकल टच जैसी पोएम है। ओके, पोएट कह रहे हैं कि मैं कॉपिस गेट से टिक करके खड़ा हुआ था। लेंट अपॉन मतलब किसी चीज़ से टिक करके खड़ा होना। ओके, आई लेंट अपॉन अ कॉपिस गेट, मैं कॉपिस गेट से टिक करके खड़ा हुआ था और तभी मैंने जो देखा अपने चारों तरफ बहुत सारा फ्रॉस्ट आ गया था। फ्रॉस्ट में जो पूरा जो कलर था, पूरा जो सीनरी उससे दिखाई दे रही थी वो बहुत ही स्पेक्टर ग्रे, ऐसा जैसे भूता मौसम होता है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। ओके, भूत के जैसी अपीयरेंस दिखाई दे रही थी उसकी, अगर शेप नहीं तो कम से कम अपीयरेंस। और विंटर्स ड्रैक्स मेड डिसोलेट द वीकनिंग आई ऑफ डे। और इसके अलावा क्योंकि सर्दियों का मौसम है, देखिए ये पोएम जो लिखी गई, ये माना जाता है कि दिसंबर 1900 के आसपास लिखी गई है पोएम, और इसलिए लिखी गई कि एक तरह से ये जो है एक सेंचुरी का पूरा एंड था। ओके, 1900 जो थी वो पूरी पास हो रही थी, तो सेंचुरी का एंड था। इसके अलावा उस दिन का भी एंड था। ओके, जिस पर्टिकुलर दिन पे लिखी जा रही है उस पर्टिकुलर दिन का भी एंड था और उस पर्टिकुलर साल का भी, यानी कुल मिला के एंड दिखाया गया है उसमें। ओके, तो उसी को डिपिक्ट कर रही है कुछ कुछ पोएम। तो वो कह रहा है कि विंटर 31 दिसंबर तक खूब अधिक ठंड पड़ रही होती है यूरोप में, तो वहीं का मौसम दिखाया गया कि विंटर्स ड्रैक्स मेड डिसोलेट। जो विंटर है, वैसे ड्रैक्स कहते हैं किसी लिक्विड को अगर हम पीते हैं और उसमें जो भी नीचे अवशेष रह जाते हैं, जैसे चाय होती है, चाय के छानने के बाद भी थोड़ा बहुत जो हिस्सा
उसमें चाय की पत्ती वगैरह का रह जाता है, ओके, तो वो नीचे हम छोड़ देते हैं, तो यही पार्ट जो है ड्रैक्स कहलाते हैं। ओके, जो सेडिमेंट्स हैं स्पेशली किसी लिक्विड के, जो भी पीने वाला लिक्विड होता है स्पेशली, और जो सेडिमेंट्री रह जाती हैं उसमें अवशेष जो उसके रह जाते हैं, जो भी हिस्सा रह जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रैक्स। तो उसी को पोएट कह रहा है कि विंटर लगभग पास हो रही है, लेकिन फिर भी इस लायक है कि अभी काफ़ी ठंड दिख रही है, और जाते जाते वो जो है पूरे मौसम को गमगीन सा और काफ़ी ख़राब सा बना रही है, एक बहुत ही ख़राब सी फीलिंग आ रही है। यहाँ तक कि उसने आई ऑफ द डे, यहाँ आई ऑफ डे इस्तेमाल किया गया सन के लिए, ओके, तो उसको भी कहीं ना कहीं ढक लिया है, द वीकनिंग आई ऑफ डे। ओके, जैसा कि होता है सर्दियों में मौसम कुछ ऐसा रहता है, सुबह में भी शाम में भी देर तक जो सूरज है उसकी अपीयरेंस जो है बहुत क्लियर नहीं हो पाती। ओके, तो वही कहीं यहाँ पे डिपिक्ट करने की कोशिश की गई पोएट के द्वारा। तो पहली 4 लाइंस को फिर से देख लीजिए कि मैं एक कॉपिस गेट से टिक करके खड़ा हुआ था और अपने चारों तरफ देख रहा था कि जो फ्रॉस्ट था, कि जो फॉगी कंडीशंस थी वो स्पेक्टर ग्रे थी, भूतहा जैसी कंडीशंस थी, भूतहा जैसा माहौल दिख रहा था चारों तरफ, और सर्दियां जो कि बीत रही थी धीरे धीरे, वो जाते जाते भी सूरज जो था उसको लगभग ढक रखा था। ओके, उसने जो था सर्दी का जो मौसम था, जो फ्रॉस्टी कंडीशंस थी, उसकी वजह से सूरज भी पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रखा था। The tangled vine stems scored the sky like strings of broken lyres. इसी तरह से वाइन स्टेम्स वहाँ की एक क्रीपर्स टाइप के पौधे होते हैं, बेल टाइप के। ओके, तो वाइन स्टेम्स जो थी वो भी अपने पत्तियों को गिरा चुकी थी, उन पे कोई पत्ते नहीं थे। ओके, और वो जैसे कि जनरली नीचे से ऊपर की तरफ को मूव करती हैं, तो वैसे ही उनकी मूवमेंट थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आसमान की तरफ को तो जा रही हैं, लेकिन विदाउट पत्तियां उनका भी जो अपीयरेंस था वो बहुत ही ख़राब सा लग रहा था। ओके, इट वॉज नॉट वेरी प्लेजेंट वन, लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लायर्स। और ये ऐसे लग रही थी जैसे कि लायर जो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, स्पेशली जो वहाँ के म्यूज़िक के गॉड माने जाते हैं अपोलो, उनके हाथ में दिखाया जाता है लायर को। ओके, तो ऐसा लग रहा था कि ये जो वाइन स्टेम्स हैं वो ऐसी लग रही थी जैसे कि लायर के ब्रोकन स्ट्रिंग्स हो, उसके जो धागा टाइप का जो भी रहता है वो हो। एंड ऑल मैनकाइंड दैट हॉन्टेड नाई हैड सॉट देयर हाउस होल्ड फायर्स। और क्योंकि ठंड थी, शाम का टाइम हो गया था, ओके, और यूरोप की ठंड वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है, तो जितने भी लोग वहाँ आसपास के रहने वाले थे, अब वो कोई बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि सब के सब जो थे अपने घर में, जो आग जल रही थी उनके घरों में, जो आग जलती है सर्दियों के मौसम में अक्सर फायर प्लेस होता है, तो वहाँ गर्मी लेने के लिए उस आग के पास जाके बैठ गए थे, और कोई भी अब इस खुले मौसम में, डिसोलेट में, ऐसे ठंड के मौसम में बाहर नहीं था। ओके, सिर्फ पोएट बाहर है। द लैंड्स शार्प फीचर्स सीम टू मी the century's corpse outland, its crypt the cloudy canopy, the wind its death lament। देखिए यहाँ अब पोएट जो है वो थोड़ा और ज़्यादा फिलोसफिकल सा हो रहा है, थोड़ा और ज़्यादा सिंबॉलिक हो रहा है। ओके, ध्यान से देखिएगा। द लैंड्स शार्प फीचर सीम टू मी द कैनोपीज कॉप्स आउटलैंड। तो पोएट कह रहा है कि जो लैंडस्केप दिख रहा था मुझे, इस तरह से जो धरती की जो भी वो अपीयरेंस थी, जो दूर तक उसको नज़ारा दिख रहा था धरती का, वो कुछ कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि सेंचुरी की लाश पड़ी हो, उसकी डेड बॉडी पड़ी हो। ओके, जो शताब्दी बीत रही थी, जो सेंचुरी बीत रही थी, उसकी लाश पड़ी हो, उसकी डेड बॉडी पड़ी हो, ऐसा लग रहा था। और ऐसे ही जो ऊपर जो बादल छाए हुए थे आसमान में, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसकी क्रिप्ट हो। क्रिप्ट क्या है कि जो गिरजाघर होते हैं, ओके, जो चर्चेज होते हैं, चर्चेज में कई बार अंडरग्राउंड बरियल प्लेसेस होते हैं, दफनाने की जगहें होती हैं, उनको हम क्रिप्ट कहते हैं। ओके, तो पोएट कह रहा है कि जो अपीयरेंस थी धरती की, वो ऐसी थी जैसे कि
सेंचुरी की लाश पड़ी हो, सेंचुरी की डेड बॉडी पड़ी हो, शताब्दी की डेड बॉडी पड़ी हो। और इसी तरह से जो आसमान था जिसमें कि बादल भी छाए हुए थे, जो बादल भरा आसमान था वो ऐसे लग रहा था कि जैसे कि क्रिप्ट हो, ओके, क्रिप्ट हो जिसके अंदर की इसको दफनाया गया है। और इसी तरह से विंड जो थी वो ऐसा लग रही थी जैसे कि जो डेथ लेमेंट किया जाता है, मतलब देखिए सर्दियों की हवा जो है थोड़ी तकलीफ दे भी होती है ना तो कानों को ही उसकी आवाज़ पसंद आती है और ना ही हमारे शरीर को उसकी फीलिंग पसंद आती है। जैसे गर्मियों के मौसम में कई बार ठंडी हवा चलती है, हम उसको उससे प्लेजेंट फील करते हैं। सर्दियों में वही जो हवा है वो हमें बहुत कष्ट देती है, हमारी बॉडी को पेन देती है, कष्ट देती है, परेशानी देती है। ओके, तो इसीलिए सर्दियों की हवा को उसने डेथ लेमेंट से कंपेयर किया है। ओके, पोएट कह रहा है कि जो सर्दियों की हवा जो चल रही थी शाम के टाइम उस समय, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि सेंचुरी की डेथ पे जो है वो लेमेंट कर रही हो, विलाप कर रही हो। ओके, जो किसी की डेथ पे रोते धोते हैं उसको लेमेंट करना कहते हैं। The ancient pulse of germ and birth was shrunken hard and dry, and every spirit upon earth seemed fervorless as I. ओके, तो आगे पोएट कहता है कि इसी तरह से जो एक साइकिल है, जो एक साइक्लिक फॉर्म है लाइफ की, है ना, कि बीज पैदा होते हैं नेचर में और बीजों का फिर समय आने पे और जो अनुकूल हालात हैं, ओके, फिटिंग कंडीशंस जो हैं वो आने पर उनका जर्मिनेशन होता है और उससे फिर बर्थ होती है, एक नई बर्थ होती है, न्यू लाइफ शुरू होती है। तो ऐसा लग रहा था कि ये जो पूरी साइकिल है ये थम सी गई है, वो श्रंक एंड हार्ड एंड ड्राई। ओके, वो जो साइकिल है इस तरह से नई लाइफ शुरू होने की, वो थम सी गई है, रुक सी गई है। एंड एवरी स्पिरिट अपॉन अर्थ सीम्ड फॉरवरलेस एज आई, और धरती पे जो भी कुछ मुझे दिख रहा था, दुनिया में जो भी कुछ मुझे दिख रहा था, वो सब ऐसा ही लग रहा था, सब ऐसे बोझिल सा लग रहा था जैसा कि मैं खुद था। ओके, इस शायद इस सबको देख करके या पोएट अपने आप में खुद इस तरह का सैड सा था, तो इसी तरह से वो सब चीज़ में वैसे ही सैडनेस फील करता है। एक कहावत है कि जैसी नज़रें वैसे नज़ारे, है ना। जब पोएट अंदर से ही दुखी है तो उसे दुनिया में दुखी दुख नज़र आ रहा है। यहीं पे कोई अगर हैप्पी मूड वाला कोई रोमांटिक सा पोएट होता तो वो सब कुछ अच्छा अच्छा बताता, जैसे कि आपके वर्ड्सवर्थ रहे हैं। लेकिन टॉमस हार्डी, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि ही इज़ अ पोएट ऑफ ग्लूम ना, उनके चाहे नॉवेल्स हों चाहे उनकी पोएम्स हों, मोस्टली यही ग्लूमी कंडीशंस रहती हैं, ग्लूमी जो थीम्स हैं वही रेकरेंट रहती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे सब कुछ वो ख़राब ख़राब सा दिखा रहे हैं और कह रहे हैं सब तरफ ऐसा ही ख़राब सा मौसम था, सब तरफ ऐसे ख़राब से हालात थे जैसा कि मैं था, जैसा कि मैं बोझिल सा फील कर रहा था। At once a voice arose among the bleak twigs overhead in a full-hearted even song of joy illimited. ओके, देखिए अभी तक कंडीशंस अलग चल रही थी, आधी पोएम आपकी हो चुकी है। ओके, और आधी पोएम में पोएट ने सिर्फ और सिर्फ आपको ग्लूमी कंडीशंस के बारे में बताया, सिर्फ उन्हीं से इंट्रोड्यूस कराया। ओके, सब तरफ वो जिधर भी देख रहा है सब दुख भरी चीज़ें हैं, दुख भरे नज़ारे हैं। ओके, लेकिन अब एकदम से पोएट उस टोन को चेंज करता है और आपको नई चीज़ें बताता है। और वो नई चीज़ें क्या हैं? वो कहता है कि अचानक से तभी क्या होता है कि जो ऊपर पेड़ था, देखिए सब कुछ वैसा ही दिखा रहा है, वो सब कुछ खराब खराब सा, और अभी भी जो चीज़ें बहुत सारी अपीयरेंस में दिखाएगा वो खराब चीज़ें ही दिखाएगा। ओके, लेकिन सिर्फ एक चीज़ पॉजिटिव रहेगी और वो है थ्रश का गाना, उसका जो मीठी आवाज़ में गाना है सिर्फ वो पॉजिटिव रहेगी, बाकी अभी भी लगभग सारी चीज़ें नेगेटिव में ही दिखाएगा। जैसे एट वंस अ वॉइस अरोज अमंग द ब्लीक ट्विग्स ओवरहेड। ओके, ब्लीक मतलब वही बोझिल सी, खराब सी, ओके, अनअट्रैक्टिव सी, कमज़ोर सी। तो जो ऊपर जिस पेड़ के नीचे वो खड़ा था, ऊपर ही वहाँ कहीं एक जो थी आपकी ये थ्रश बैठी थी डालियों में छुपी हुई। ओके, और वहीं से उसने गाना शुरू कर दिया और पूरी अपनी रॉ में गाना शुरू किया। ओके, शी वॉज सिंगिंग इन फुल स्पिरिट्स, पूरी जिस तरह से वो गाती थी उसी थ्रश में उसने गाना शुरू, उसी लय में उसने गाना शुरू कर दिया थ्रश ने।
इन अ फुल हार्टेड इवन सॉन्ग ऑफ जॉय इनलिमिटेड। और ऐसा लग रहा था कि वो इतने अच्छे अंदाज में गा रही थी जैसे कि उसके आनंद की कोई सीमा ही ना हो। भले से चारों तरफ ग्लूमी कंडीशंस हैं, भले से पूरी सेटिंग ग्लूमी है, भले से दुख भरी कंडीशंस हैं, भले से सब अनहैप्पीनेस छाई हुई है चारों तरफ, ओके, सब कुछ उजड़ा उजड़ा सा दिखाई दे रहा है भले से, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो थ्रश है, डार्कलिंग थ्रश है, उसकी जो स्पिरिट्स हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो जिस तरह से नेचुरली गाती है वो उसी सुर में गाने लगी, ओके, ऑफ जॉय इनलिमिटेड। और उसके गाने से ऐसे लग रहा था जैसे कि उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है, वो तो बहुत खुशी में है। एन एजेड थ्रश फ्रेल गॉन्ट एंड स्मॉल, जैसा कि मैं कह रहा था कि सिर्फ उसके गाने को वो इस तरह से बताएगा, बाकी सब चीज़ें अभी भी वैसे ही। देखिए पेड़ दिखाया उसने तो वो भी ब्लीक ट्विक्स दिखाया, ओके। और यहाँ अब जब उसको दिखा रहा है, अब देखिए नज़र पड़ी, पहले उसने उसका गाना सुना, बाद में उसकी नज़र भी पड़ी उस पर, और जब वो देखता है तो बताता है कि वो किस तरह की थी। अपीयरेंस देखिए उसकी किस तरह की थी। एन एजेड, बूढ़ी थी वो भी, ओके, फ्रेल कमज़ोर थी, फिजिकली जो वीक होते हैं उनको फ्रेल कहते हैं, ओके, एंड गॉन्ट, गॉन्ट भी छोटे साइज की चीज़ों को कहते हैं, छोटे के लिए आता है, ओके, एंड स्मॉल, कमज़ोर, छोटी और बूढ़ी थी, ओके, लेकिन तब भी गा रही थी। विद ब्लास्ट बी रफल्ड प्ल्यूम, इसके अलावा उसके जो पर थे वो भी बी रफल्ड थे। रफल वैसे क्या होता है कि जो पक्षी होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि वो जब थोड़ी सी उन्हें फुर्सत मिलती है तो वो बैठते हैं और बैठ करके तसल्ली से अपने परों को संवारते हैं, जिस तरह से कि लेडीज़ अपने बालों को संभालती हैं, अच्छा करती हैं, उन्हें मैनेज करती हैं, ठीक उसी तरह से जो चिड़ियाएँ होती हैं वो भी इस तरह से बैठ करके अपने बालों को संभालते हैं, ओके, सॉरी, अपने परों को संवारते हैं, उनको वेल पोजिशनिंग करते हैं, ओके। इसी क्रिया को, इसी काम को, इसी एक्शन को रफलिंग कहा जाता है, ओके। लेकिन ये बी रफल्ड है, और वही ब्लास्ट बी रफल्ड कहा उसने, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है, सर्दियों की हवाएं अक्सर तूफ़ानी हवाएं होती हैं, तेज़ होती हैं, तो उस हवा से उसके पर भी कैसे थे, वो भी खराब हो गए थे, मतलब दे वर नॉट इन प्रॉपर पोजिशन, ओके, प्रॉपर शेप, और उसका प्ल्यूम भी इस तरह से खराब हो गया था। हैड चूजन दस टू फ्लिंग हिज सोल अपॉन द ग्रोइंग ग्लूम, ओके, लेकिन इस सबसे उसकी स्पिरिट पे कोई अंतर नहीं पड़ा, और ऐसा लगा उसके गाने के अंदाज से, पोएट को ऐसा लगा जैसे कि उसने अपनी आत्मा ही, अपनी सोल ही अपने गाने के जरिए बाहर निकाल दिए, पूरी एनर्जी के साथ, मतलब वो गा रही थी, पूरी तरह से अपने गाने में खो करके गा रही थी, पूरी तरह से एंजॉय कर रही थी। और उस पे इस तरह से आप देख रहे हैं कि भले से चारों तरफ अपॉन द ग्रोइंग ग्लूम, भले से चारों तरफ ग्लूमी ग्लूम था, भले से चारों तरफ सैड कंडीशंस प्रीवेलिंग थी, बट इट अफेक्टेड द स्पिरिट्स ऑफ द थ्रश टू द पॉसिबल मोस्ट जीरो, ओके, मतलब कम से कम, ओके, टू द पॉसिबल लीस्ट, उससे शायद ही उसकी जो स्पिरिट थी गाने की उस पर कोई फ़र्क पड़ा हो, भले से वो एजेड थी, भले से कमज़ोर थी फिजिकली, भले से वो छोटे साइज़ की थी, लेकिन इन सब से भी, और यहाँ तक कि वो भी हवा के थपेड़े सह रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी उसकी स्पिरिट पे कोई असर नहीं पड़ा, ओके। चलिए लास्ट स्टैंजा को देखने से पहले देख लेते हैं कि आखिरकार इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी राइमिंग स्कीम। अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो ए बी सी डी है, ओके, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, इसी तरह से फिफ्थ और सेवन्थ और सिक्स और एट्थ लाइन आपस में राइम कर रही हैं, इसलिए ए बी सी डी इसकी राइमिंग स्कीम है, ओके। चार आपके स्टेंजाज हैं, चारों के चारों स्टेंजाज में सेम जो राइमिंग स्कीम है वही कंटिन्यू कर रही है। अगर हम इसमें यूज़ किए गए फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें तो फर्स्ट लाइन में फ्रॉस्ट को उसने स्पेक्टर ग्रे कहा है, उसको जीवित प्राणियों की तरह से डील किया है, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, ओके। इसी तरह से अगर हम देखें तो सेकंड और थर्ड लाइन जो है वो आपस में जुड़ी हुई हैं, एंड दे आर नॉट डिवाइडेड बाय एनी पंक्चुएशन मार्क, तो इसीलिए यहाँ पे इंजॉयमेंट है। जब भी कोई एक सिंगल सेंटेंस एक से ज़्यादा लाइंस में
कैरी करता है, चलता है, और वहाँ पे उनके सेपरेशन के लिए पोएट किसी पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं करता लाइन चेंज करते समय, तो वहाँ पे एंजाइममेंट होता है, जो कि सेकेंड और थर्ड लाइन में मिलेगा आपको। ओके, तो यहाँ पे एंजाइममेंट है। थर्ड लाइन में आप देखेंगे मेटाफोर है, सूरज को उसने आई ऑफ डे कहा है, सूरज को आई ऑफ डे कहा है, इसलिए यहाँ पे मेटाफोर है। इसी तरह से अगर आप फोर्थ और फिफ्थ लाइन में देखेंगे तो दोनों ही लाइंस जो है दा से शुरू हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे एनफ हो रहा है, यहाँ पे एनफ हो रहा है। इसी तरह बाइन स्टेम्स को कंपेयर किया गया है पोएट के द्वारा ब्रोकन लायर्स से, ब्रोकन लायर्स स्ट्रिंग से कंपेयर किया गया है, और वो भी लाइक जैसे वर्ड के साथ, लाइक जैसे वर्ड के साथ, इसलिए यहाँ पे सिमिली है। जब भी कोई दो अनलाइक थिंग्स को कंपेयर किया जाता है पोएट्स के द्वारा और वहाँ पे लाइक, एज या सो जैसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वहाँ सिमिली रहता है, जैसे कि यहाँ पे। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ फिर से इंजमेंट आया है, क्योंकि जो लास्ट की 2 लाइन्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं एंड दे आर नॉट सेपरेटेड बाय एनी पंक्चुएशन मार्क, तो यहाँ भी इंजमेंट है। नेक्स्ट स्टेंजा को अगर हम देखेंगे तो यहाँ दो जो पहली लाइन्स हैं वो दोनों दा से शुरू हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे एनफ हो रहा है। इसी तरह मेटाफोर मिलेगा आपको, जो सेंचुरी का कॉप्स के करके दिखाया गया है, जो लैंड की फीचर है ना, जो अपर सरफेस की अपीयरेंस है, उसको सेंचुरी की कॉप्स कहा है पोएट ने, इसलिए यहाँ पे मेटाफोर है। इसी तरह से हवा के चलने को, उससे जो आवाज़ हो रही है उसको उसने डेथ लेमेंट कहा है, इसीलिए यहाँ भी फिर से मेटाफोर है। ओके, ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ फिर से ये 2 लाइंस जो हैं वो दा से शुरू हो रही हैं, तो यहाँ फिर से एनफ हो रहा है। और लास्ट की 2 लाइंस में फिर से आपको सिमिली मिलेगा, एवरी स्पिरिट अपॉन अर्थ सीम्ड फॉरवर्डलेस एज आई। वो अपने आप से कंपेयर कर रहा है, सारी जो स्पिरिट्स हैं, जो वहाँ अपीयरेंस है, जो ग्लूमी कंडीशंस हैं, उनको अपने आप से कंपेयर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिमिली है, एज वर्ड यूज़ किया इसने। इसके अलावा अगर हम थर्ड स्टेंजा की बात करें तो थर्ड स्टेंजा में आप देखेंगे यहाँ पे एलिट्रेशन है, एक ही जो लेटर है वो बार बार यूज हुआ है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है, एक ही लेटर से ब्लास्ट बी रफल्ड, 2 वर्ड लगातार एक ही लेटर से शुरू हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है। यहाँ फिर मेटाफोर आता है आपका, ही हैड चूजन दस टू फ्लिंग हिज सोल, उसने गाना शुरू किया, गाने को पोएट कह रहा है, लेकिन सोल, टू फिलिंग हिज सोल, तो इसीलिए यहाँ पे मेटाफोर है। यहाँ फिर से आपको एलिट्रेशन मिलेगा, ग्लोइंग ग्लूम, ग्रोइंग ग्लूम, सॉरी, ओके, तो ग्रोइंग ग्लूम वो कह रहा है, लगातार 2 वर्ड्स हैं जो कि सेम लेटर से शुरू हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी कई सारी चीज़ें इसमें आपको स्पेशल मिलेंगी, जैसे कि अगर हम फर्स्ट स्टेंजा की बात करें, फर्स्ट स्टेंजा की भी अगर 5th लाइन की बात करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टैम्प्स स्कोर्ड द स्काई, स्टैम्प्स स्कोर्ड द स्काई, 3 वर्ड्स लगभग लगातार आ रहे हैं और तीनों एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरह से लाइन 3 को अगर हम देखें, लाइन 3 स्टेंजा 2 की, क्रिप्ट द क्लाउडी कैनोपी, क्रिप्ट क्लाउडी कैनोपी, ओके, यहाँ फिर से 3 वर्ड्स आ रहे हैं, सेम लेटर से शुरू हो रहे हैं। इसी तरह से अगर लाइन 1 देखें स्टेंजा 3 की, एट वंस अ वॉइस अरोज अमंग, तो आपको एक ही जो साउंड है वो बार बार रिपीट होती दिखाई देगी, ओ ओ ओ ओ, ओके, तो यहाँ जो है फिर से एलिट्रेशन, ये एसोनेंस कहलाएगा, लेकिन ये असल में जो है हम एक साथ आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये एक तरह से म्यूजिकल डिवाइस यूज हुई हैं, इससे पोएम में एक फ्लो आता है, एक ब्यूटी आती है। ओके, अगर हम उसको म्यूजिकल फॉर्म रेंडर करना चाहें तो उसमें बहुत हेल्प मिलती है, तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं इसमें जो कि आ रहे हैं और जो कि इस पोएम को और अच्छा बना देते हैं, बहुत सुरीला बना देते हैं। इसी तरह से अगर हम स्टेंजा 5 की बात करें तो स्टेंजा 4 की बात करें तो इसमें लाइन 5 के स्टेंजा 4 में आपको फिर से टी जो लेटर है वो रिपीट होता दिखाई देगा, जो हम अभी बाद में देखेंगे। ओके, तो चलिए लास्ट स्टेंजा देखते हैं आप पोएम का।
So little cause for carolings of such ecstatic sound was written on terrestrial things, afar or nigh around, that I could think there trembled through his happy good night air some blessed hope whereof he knew and I was unaware. तो वो पोएट जो है वो उसके थ्रश के गाने को कंपेयर कर रहा है अब कैरोलिंग से। ओके, यहाँ इसलिए मेटाफोर है यहाँ पर कि वो जो गा रही है, जो थ्रश गा रही है, उसको कंपेयर कर रहा है कैरोलिंग से और कह रहा है कि जो ये इतने मदहोश होकर के गा रही है, इतना खो करके अपने गाने में गा रही है डार्कलिंग, मुझे तो इसका कोई कारण नज़र नहीं आता। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो कौन सी स्पिरिट है, वो कौन सा एलिमेंट है जो उसको इंस्पायर कर रहा है ऐसा स्वीट गाना, इतने तन्मयता के साथ, इतना खो करके, इतना डूब करके गाने के लिए। ऑफ सच एक्सटेटिक साउंड, है ना, और वो भी इतनी मतलब इतनी सुरीली आवाज़ आ रही है, इतनी खुशी भरी उसकी आवाज़ आ रही है। आखिरकार कहाँ से वो जनरेट कर रही है इतनी खुशी? द पोएट इज वंडरिंग दैट at least what is the source of this much pleasure of the word. Okay, where from the bird is finding the source of that kind of energy, of that kind of ecstasy. Was written on terrestrial things afar or nigh around, मतलब उसको आस पास कहीं भी ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही, कहीं भी ऐसा कुछ नज़ारा, कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही जहाँ से कि उसको ऐसा कुछ प्रेरणा मिले। afar or nigh around, that I could think there trembled through his happy good night air. ओके, वो जो रात में गा रही है इस तरह से, उसकी आवाज़ से जो पूरी हवा, पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा है, खुशी से भर रहा है, ऐसे ग्लूमी मौसम में भी, ऐसे ग्लूमी एनवायरनमेंट में भी। तो आखिरकार कौन सा सोर्स है? और आखिरकार वो ये मान करके संतोष कर लेता है फिर पोएट कि सम ब्लेस्ड होप वेयर ऑफ ही न्यू एंड आई वॉज अनअवेयर, कि हो सकता है, पोएट कह रहा है कि हो सकता है कि वो जो चीज़ वो देख पा रही है, मैं उससे अनभिज्ञ हूँ, मैं उसको ना जानता हूँ। ओके, आखिरकार पोएट ये मान करके संतोष कर लेता है कि हो सकता है वो उसको कुछ ऐसा दिख रहा हो लेकिन मुझे ना दिख पा रहा हो। तो लास्ट वाले स्टेंजा में द पोएट इज वंडरिंग एज टू व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस मच प्लेजर ऑफ द बर्ड। Okay, he is wondering as to where from the bird is finding that much energy, that much happiness, that much ecstasy, क्योंकि उसे तो अपने आसपास कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा ना। उसकी जो सुरीली आवाज़ है वो अदरवाइज जो इतनी ग्लूमी सी एयर है, इतना ग्लूमी सा एटमॉस्फेयर है वहाँ का, उसको गुंजायमान कर रही है, उसमें गूंज रही है, उसमें हैप्पीनेस घोल रही है, उस अदरवाइज ग्लूमी एनवायरनमेंट में वो हैप्पीनेस घोल रही है, एक पॉजिटिव नोट ला रही है। लेकिन पोएट को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार कहाँ से इंस्पिरेशन को ड्रीव कर रही है, कहाँ से ला रही है। और लास्ट में इसलिए वो ये सोच करके संतोष कर लेता है, सम ब्लेस्ड होप वेयर ऑफ ही न्यू एंड आई वॉज अनअवेयर, कि हो सकता है उसको ऐसा कुछ दिख रहा हो, उसको ऐसी कुछ उम्मीद हो, है ना, कुछ पॉजिटिविटी हो, वो पॉजिटिविटी जो वो देख पा रही है मैं नहीं देख पा रहा, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो इतना सुरीला गाना गा रही है। अगर हम पोएटिक डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है सम ब्लेस्ड होप। ऐसे ही हैप्पी गुड नाइट एयर में मेटाफर है कि जो एयर है यहाँ पे, स्पेशली एयर वर्ड जो है वो उसकी आवाज़ को, सुरीली जो आवाज़ है उसकी, उसके लिए यूज़ किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे मेटाफर है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पोएम में कुछ वर्ड्स को स्पेशली ट्रीटमेंट दिया गया है, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है, एंड दे आर, अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेंजा में है फ्रॉस्ट, जिसको कि पोएट ने कैपिटलाइज किया था और उसको पर्सोनिफाई भी किया था। ऐसे ही विंटर को भी पर्सोनिफाई किया है उसने स्टेंजा 1 में ही। ऐसे ही स्टेंजा 2 में सेंचुरी को फिर से पर्सोनिफाई किया है। ओके, ऐसे ही लास्ट में होप है, होप को फिर से पर्सोनिफाई किया है, इसलिए उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल बनाया। ओके, तो ये 4 वर्ड्स इसमें ऐसे हैं जो कि उस पोएट ने पर्सोनिफाई किए हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी पोएम है। होप
you people would like it. I have tried my best to explain you the poem in the simplest of the terms. मैंने कोशिश की कि जो जितना सिंपल मैं रख सकूं, इसलिए मोस्टली हिंदी का यूज़ किया ताकि आप सभी को अच्छी तरह से पोएम समझ में आ सके. That was all for today. Hope we will meet soon again in our next video. Till then, keep studying, keep growing, and keep learning. See you in the next video. Till then, bye.